Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of October 2020. 9 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. एंड नीचे लिंक आपको दिया डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में टेम्स IAS की वेबसाइट की temsias.com और उस हमारे टेलीग्राम चैनल के इंस्टाग्राम पेज की, तो आप वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देखते हैं. पहला सवाल है, द रेगुलेशन 17 passed by the British government was related to which of the following? इनमें से किससे रिलेटेड था रेगुलेशन 17? ऑप्शंस आर ए एबोलिशन ऑफ सती, बी एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, सी सप्रेशन ऑफ ठग्स, या डी एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. इनमें से किससे रिलेटेड था? सेकेंड क्वेश्चन इज, Who was the author of the book Rebellion in 1857? Rebellion in 1857 के ऑथर कौन थे? ऑप्शंस आर ए SN सेन, बी VD सावरकर, सी PC जोशी, डी RC मजूमदार. थर्ड क्वेश्चन इज, द ढाका अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड बाय whom in 1905? 1905 में बनी थी ढाका अनुशीलन समिति. इनमें से किसने बनाई थी? ऑप्शंस आर ए पुलिन बिहारी दास, बी बरिंदर कुमार घोष, सी P मित्रा, या डी ऑल ऑफ द अबव. चौथा सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सुधारक? इनमें से किसने सुधारक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? ऑप्शंस आर ए बिपिन चंद्र पॉल, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर. So these are the 4 questions for you today. Please do try to answer these questions. Now pause the video. मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ. ऐसे आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ. अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी दी आंसर्स. पहले सवाल का आंसर है ए एबोलिशन ऑफ सती. रेगुलेशन 17 जो था एबोलिशन ऑफ सती के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. रेबेलियन इन 1857 वॉज द बुक रिटन बाय PC जोशी. ओके, PC जोशी ने लिखा था. अनुशीलन ढाका अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड इन 1905 बाय पुलिन बिहारी दास. एंड चौथा जो सवाल था कि सुधारक किसने स्टार्ट किया था, तो गोपाल गणेश आगरकर स्टार्टेड दिस सुधारक. एंड दीज आर द 4 क्वेश्चंस एंड 4 आंसर्स फॉर टुडे. अब आज का मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ जो PIB की न्यूज़ थी. सो ये PIB का न्यूज़ एनालिसिस जो था कल का, उसका भी मैं थोड़ा न्यूज़ जो है बता देता हूँ. वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 न्यूज़ में था. तो यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, पहला मंडे जो रहेगा अक्टूबर का, एज द वर्ल्ड हैबिटेट डे. वर्ल्ड हैबिटेट डे की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाएगा. वर्ल्ड हैबिटेट डे इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा थ्रू रेजोल्यूशन 40/202 एंड वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1986. तो वर्ल्ड हैबिटेट डे जो पहला वर्ल्ड हैबिटेट डे था वो 1986 में सेलिब्रेट किया गया था एंड इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, है ना. इसके बाद पहला सेलिब्रेशन हुआ था 1986 में. रेजोल्यूशन 1985 में ही आ गया था, ठीक है ना. इस बार की उसकी थीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर. हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर इज द theme of that World Habitat Day, and it focuses on the state of human settlement. Okay, तो basically World Habitat Day human settlement के state पे focus करता है, ठीक है ना. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11 है, इट एम्स टू मेक द सिटीज़ मोर इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 क्या है? टू मेक द सिटीज़ मोर इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल. इसको याद रखिएगा. अब एक UN हैबिटेट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, एंड इट इस्टेब्लिश्ड इन 1978. 1978 में स्टार्ट हुआ था एज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है ना. UN हैबिटेट स्टार्टेड एज अ ह्यूमन सेटलमेंट एजेंसी, UN एजेंसी इन 1978. इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है. तो द हेडक्वार्टर इज इन नैरोबी केन्या, ठीक है ना. एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया है न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल. शौर्य मिसाइल को का न्यू वर्जन जो था उसको DRDO ने टेस्ट किया था. ओके, इट वाज द न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल. शौर्य क्या है? इट्स अ हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल. याद रखिएगा, शौर्य क्या है? हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल. अब पहले भी मैंने आपको बताया है इन सब के बारे में. तो एक होती है सबसोनिक. सबसोनिक मतलब अगर हम स्पीड को Mach 1, रेफरेंस स्पीड को Mach 1 मान ले, Mach 1 होती है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड. तो ये आपकी Mach 1 होती है. तो अगर Mach 1 से कम है, लेस देन Mach 1 से कम है, तो ये सबसोनिक हो जाएगा. अगर इक्वल टू 1 है, Mach 1 है, तो ये ट्रांससोनिक हो जाएगा, ट्रांससोनिक. फिर अगर मोर देन 1 है, 1 से 5 तक है, 1 से 5 Mach तक है, तो ये सुपरसोनिक हो जाएगा. एंड मोर देन 5 Mach है तो ये हाइपरसोनिक हो जाएगा. तो 5 Mach से जब ज़्यादा होता है तब हाइपरसोनिक होता है. वही शौर्य मिसाइल का था, ठीक है ना.
ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी भी न्यूज़ में आया था, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में बता दूं तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी रियो अर्थ समिट 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। रियो अर्थ समिट 1992 में बनाया गया था ये, एंड इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, और जॉइंटली इसको मैनेज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक एंड यूएनईपी ये इसको मॉनिटर करते हैं। और 5 ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ है जिनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है। तो 5 इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस है जिनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है। वो है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, देन UNCBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। ठीक है ना। तो ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये यहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। ये आपको TEMSIES.com, जो हमारी वेबसाइट है TEMSIES.com में, वहाँ आप जाइए तो आपको फ्रंट में ही दिख जाएगा, करंट अफेयर्स पार्ट में सब मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो रिपब्लिक टीवी एंड 2 अदर्स इन TRP रैकेट केस। तो TRP का रैकेट, एक नया केस आ गया है। TRP रैकेट जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहलाते हैं, ओके, टारगेटेड रेटिंग पॉइंट, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। देखो यहाँ लिखा है ना TRP, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, इसको टारगेटेड रेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये बेसिकली TRP का रैकेट केस पकड़ा गया है। 3 चैनल्स का नाम आया है, रिपब्लिक टीवी, बॉक्स सिनेमा एंड फक्त मराठी। ठीक है ना। तो ये है रिपब्लिक टीवी, बॉक्स सिनेमा एंड फक्त मराठी। इन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि दे हैव मैनिपुलेटेड द टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। तो जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स है उनको मैनिपुलेट किया। कैसे मैनिपुलेट किया मैं आपको बताऊंगा आगे आज एक्सप्लेनर सेक्शन में TRP के बारे में आया, तो अपन वहाँ पर डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से TRP देखी जाती है, कैलकुलेट होता है। हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पार्ट है BARC का। BARC क्या है अपना? BARC है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि फंक्शन करती है अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। तो BARC ने गलत काम नहीं किया है, BARC तो सही काम कर रही है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। उसके अंतर्गत एक प्राइवेट ग्रुप है जिसका नाम है हंसा रिसर्च ग्रुप। अब हंसा रिसर्च ग्रुप को जो कॉन्फिडेंशियल डेटा दिया गया था उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। हंसा ग्रुप के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था कि कौन से हाउस होल्ड इन्वॉल्व हैं जिनके लिए TRP देखी जा रही है, उनके साथ फिर बाद में मिसयूज़ किया गया। ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंशियल डेटा का मिसयूज़ किया गया था। अगली जो न्यूज़ है वो है असम जेल्स कैन नॉट बी द डिटेंशन सेंटर्स। अब असम जेल्स को आप डिटेंशन सेंटर नहीं बना सकते ना। सुप्रीम कोर्ट गुवाहाटी का हाई कोर्ट जो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। उसने कहा कि जो फॉरेनर्स हैं जिनको कि आप डिटेंशन सेंटर में रख रहे हैं, तो उनको आप जेल में नहीं रख सकते। देखो, जेल कैन नॉट बी अ डिटेंशन सेंटर, सिंपल सी बात यह है कि जेल कैन नॉट बी अ डिटेंशन सेंटर। हो क्या रहा है कि असम के अंदर 6 जेलें हैं, उनको डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। तो जो इस तरीके के जो डिपोर्ट करने वाले प्रिजनर्स हैं, मतलब कि एक तरीके से जो इस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको आपने हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रख दिया है जेल में। तो दैट इज समथिंग डिप्राइविंग देम ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो कोर्ट ने कहा है कि इट इज डिप्राइविंग देम ऑफ देयर ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। इसीलिए कोर्ट ने कहा है, असम गवर्नमेंट को नोटिस दिया है कि आप जल्द से जल्द ये रिपोर्ट सबमिट करिए और किसी भी प्राइवेट प्रेमाइस को जो कि जेल के बाहर हो उसको आप डिटेंशन सेंटर बनाइए विद सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट। तो सिंपल सी बात यही है। उन्होंने कहा है कि जो एकोमोडेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा, मतलब कि आपको उसको प्रॉपर एकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है कि डिटेंशन का रूल यही कहता है, डिटेंशन का रूल ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने इस तरीके से डाला है तो इट शुड बी एन एप्रोप्रिएट प्लेस विद रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाइजीन एक्सेट्रा आर अवेलेबल, है ना। और जेल्स आर समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिटेंशन सेंटर। जेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिटेंशन सेंटर, दे आर नॉट सेम, है ना। और वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो जेल्स में बंद है ना। तो दिस शुड नॉट हैव हैपेंड एंड दे आर शेयरिंग द स्पेस विद द क्रिमिनल्स हु आर सर्विंग लाइफ टर्म फॉर वेरियस क्राइम्स. So these are the things which were there in this news item, and it was again a very important point.
EPCA डायरेक्ट्स दिल्ली अदर स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट GRAP। अब EPCA ने दिल्ली और दूसरे जो स्टेट्स हैं नियर बाय उनको ये कहा है कि आप GRAP का यूज़ करिए। अब क्या है GRAP, क्या है EPCA, बताते हैं। पहला है EPCA, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। अब ये बॉडी बनाने के लिए पता है किसने कहा था, किसको बनाने के लिए कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई ये बॉडी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी एक्चुअली पे। तो EPCA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। तो NCR जो रीजन है वहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसको बनाया गया था। इट वाज मतलब ये भी कहा गया था कि एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को भी ये मदद करेगा इन द इन्वायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स। EPCA एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी हेल्प करेगा इन द इन्वायरमेंटल रिलेटेड मैटर। तो EPCA बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेट की गई बॉडी है जो कि NCR रीजन में अलग अलग मेथड्स के थ्रू एयर पोल्यूशन को कम करने का काम करती है। इट वाज नोटिफाइड इन 1998 बाय द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इसको 1998 में इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। सिंपल सी बात। कंपोजिशन अगर देखा जाए तो इसमें एक चेयरमैन होता है और 14 मेंबर्स होते हैं। तो एक चेयरमैन होता है और बाकी फिर 14 मेंबर्स होते हैं। एंड सम ऑफ द मेंबर्स आर द इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCT। एंड ये भी चीज़ है, आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। इसके फंक्शंस दो हैं, जैसे पहला है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट द कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन द NCR रीजन। कंट्रोल करना है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, क्वालिटी को इंप्रूव करना है। इन्फोर्स करना है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। देखो GRAP को इन्फोर्स करना भी इसका ही एक मैंडेट है। GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो कि NCR रीजन में पोल्यूशन को कम करने के लिए आएगा। अब नाम से देखो क्लियर है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। तो देखो क्या होता है इसमें, जैसे एयर क्वालिटी मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है, सीवियर प्लस है, एक्सट्रीम है। तो इन सारे अलग अलग जब एयर क्वालिटी होती जाएगी तो उनके अलग अलग मेजर्स हैं, है ना, उन सब के अलग अलग मेजर्स हैं। वेबसाइट में मैं डाल दूंगा कौन कौन से मेजर्स हैं, जैसे मैंने लिखा तो है यहाँ पे, लेकिन सारे यहाँ पे पढ़ के बताना एक तरह से रीड करने जैसा हो जाएगा, वो अपन नहीं करेंगे, नोट्स में मैं आपको डाल दूंगा। तो बेसिकली प्लान यही रहता है। अंतिम ये होता है कि आप जब डीजल जनरेटर सेट्स ये सब चीज़ें बंद करने लगते हो, जब सीवियर हो जाती है एयर क्वालिटी, जैसे यहाँ पर भी वो चीज़ लिखा है, देखो द यूज़ ऑफ डीजल जनरेटर्स सेट विल बी बैंड अदर देन एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज। तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो बैन कर दी जाती हैं। जैसे जैसे एयर क्वालिटी ख़राब होती जाती है वैसे वैसे जो ये डीजल जनरेटर्स है, किल है, ये आपके फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ कुछ चीज़ें ये सब बंद होने लगेंगी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में, कि एयर क्वालिटी को देखते हुए उनको बंद किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अप्रूव किया था। इट वॉज अप्रूव्ड इन 2016, 2016 में इसको अप्रूव किया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड ये इमरजेंसी मेजर की तरह काम करता है, इट वर्क्स एज एन इमरजेंसी मेजर, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। सो यू कैन मूव विद मी। एडिटोरियल में आते हैं, सीजरिंग द DNA। अब यहाँ पे बात चल रही CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री का, 2 महिलाओं को इस बार दिया गया है। एंड ऑथर ने कहा कि इट वाज नेवर इन डाउट दैट कि दिस डिस्कवरी विल गेट द नोबेल प्राइज़, बट ये था कि कब इनको दिया जाएगा। सो दैट स्पेकुलेशन हैज़ एंडेड नाउ। बोथ इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डुडना एंड जेनिफर डुडना है, दे हैव गॉट दिस नोबेल प्राइज। अब ऑथर ने कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन केमिस्ट्री, जो कि हो सकती थी। दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल डिस्कवरी। इट स्टार्टेड जब डॉक्टर चारपेंटियर ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया डॉक्टर चारपेंटियर ने? एन RNA मॉलिक्यूल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियाज एंशेंट इम्यून सिस्टम। उन्होंने एक RNA यानी कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल था वो डिस्कवर किया, जो किसका पार्ट था? एक बैक्टीरिया के एंशेंट इम्यून सिस्टम का पार्ट था, CRISPR-Cas9। उन्होंने CRISPR-Cas9 को डिस्कवर किया। वेयर इन क्लस्टर्ड रिपीटेड सीक्वेंसेज, जब इसके क्लस्टर्ड रिपीटेड सीक्वेंस आ जाते थे तो क्या हो रहा था? इट कैन डिस्ट्रॉय
एंड रिमेंबर वायरसेस बाय क्लीविंग देयर डीएनए। ये क्या कर सकता है, वायरसेस को वायरसेस के डीएनए को क्लीव कर दे रहा था एंड उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। फिर ये टीम अप किया इन्होंने डॉक्टर डुडना के साथ, और डुडना के साथ उन्होंने शी क्रिएटेड द बैक्टीरिया जेनेटिक सीजर। उन्होंने बैक्टीरिया की जेनेटिक सीजर एक तैयार की टेस्ट ट्यूब में, और फिर उस सीजर का यूज़ करके, उस जेनेटिक सीजर का यूज़ करके डीएनए को एडिट करने से लेकर के जो जितनी भी अब नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं इस फील्ड में, वो पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ चारपेंटियर, इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर ए डुडना ओनली। ठीक है ना। अब दिस विल प्रोवाइड अ न्यू अप्रोच इन द मेडिसिन फील्ड ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैंसर तक का इलाज जो है वो पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जो जेनेटिक डिसीजेस थी उनको भी आप ठीक करने का ट्राई कर सकते हो। ये भी एक इसका एडवांटेज है। जेनेटिक डिसीजेज, कैंसर जैसी डिसीजेज, जीन एडिटिंग करके आप बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा दिला सकते हो। इट्स अ वेरी एफिशिएंट टूल, है ना। एंड यू कैन री राइट द कोड ऑफ लाइफ ऑल्सो, यू कैन री राइट द कोड ऑफ लाइफ। इसके अलावा इट हैज़ इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू एडिट अ डीएनए इन अ डिश। एंड जो क्लिनिकल बहुत सारी डिसीजेस थी, देयर वर वेरी फ्यू ट्रीटमेंट्स फॉर नंबर ऑफ डिसीजेस, तो उनको सॉल्व करने के लिए भी आप डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कैंसर। ठीक है ना। इसके अलावा इसका कुछ मिसयूज़ भी हो सकता है जिसमें एथिकल कंसर्न्स भी है। इसके मिसयूज़ और एथिकल कंसर्न्स का एग्जाम्पल हे जियानकुई है, जिसने कि एक जीन एडिटेड पूरी बेबी बना दी थी। जीन एडिटेड बेबी वॉज क्रिएटेड बाय दैट हे जियानकुई, है ना। तो ये भी किया गया था। एंड ये इसका कुछ एथिकल कंसर्न है जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप चाहो तो उसका बहुत पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हो, है ना। पॉजिटिव यूज़ कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप एग्रीकल्चर में इसका यूज़ कर सकते हो। एग्रीकल्चर और डेयरी में आप इसका यूज़ कर सकते हो। एग्रीकल्चर में कैसे कि आप बहुत अच्छी एफिशिएंट वैरायटीज़ बना सकते हो जो कि डिसीज़ रेजिस्टेंट होगी, जो कि वाटर ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगी, और अगर आप हेर्बिसाइड रेजिस्टेंट होगी। ठीक है ना। और उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, उनकी प्लांट ईल्ड को इंप्रूव किया जा सकता है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमको जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो बता दिया गया, और किस तरीके से इसकी स्टार्ट हुई जब आरएनए की उन्होंने खोज किया, कैसे बैक्टीरिया का जो कि मतलब कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने इसकी डिस्कवरी शुरू की, एंड दिस वाज द बेनिफिट्स ऑफ द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। अगला जो आर्टिकल है वो है कीपिंग विजिल इवन ड्यूरिंग द अनयूजुअल टाइम्स। अनयूजुअल टाइम्स मतलब कि जैसे पैंडेमिक जैसा टाइम हो गया या डिजास्टर जैसा टाइम हो गया। कीपिंग विजिल मतलब कि कैग को ऑडिट करते रहना चाहिए, चाहे कैसा भी टाइम हो। कोई भी टाइम में कैग को ऑडिट करते रहना चाहिए। तो ऑथर ने वही कहा है इस बार कि जो ये पैंडेमिक का टाइम था, इस समय भी बहुत सारा खर्चा किया गया गवर्नमेंट द्वारा। बहुत बड़ा आर्टिकल, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बस एक सजेशन के रूप में लिया है कि जो ऐसा पैंडेमिक जैसा टाइम होता है या जो भी इस तरीके का टाइम होता है जहाँ पे डिजास्टर आता है और उसको मैनेज करने का बात आता है, तो वहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट खर्चा भी करती है, बहुत सारे प्लान्स भी बनाती है और बहुत सारा प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि इस बार ही कितने सारे वेंटिलेटर लाए गए, फिर मास्क लाए गए पहले शुरुआत में, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सैनिटाइज़र्स लाया और टेम्परेचर सेंसिंग मशीन, ये हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमने खरीदी। तो ऑथर का ये कहना है कि ये खरीदी तो ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट कैग को चाहिए कि इसका ऑडिट भी करे। कैग इसका ऑडिट करेगी तो क्या चीज़ें पता चलेगी, कैग इसका ऑडिट करेगी तो ये चीज़ें पता चलेंगी कि क्या जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही जगह लगाया गया, क्या उसका प्रूडेंशियल यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, जो रिसोर्सेज खरीदे गए हैं वो ज़रूरी रिसोर्सेज खरीदे गए हैं कि नहीं खरीदे गए हैं, प्लस जो वेस्टेज थी वो कितनी थी, ग्राफ्ट कितना था, मतलब करप्शन कितना हुआ, अगर करप्शन हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो फिर कैग का ऑडिट ज़रूरी है। तो वही ऑथर ने कहा है कि जो अनयूजुअल टाइम होते हैं, इस तरीके के मिटिगेशनल एफर्ट्स जहाँ पे लिए जाते हैं, वो एफर्ट्स भी बेकार हो जाते हैं। अगर वहाँ पे करप्शन हो जाएगा तो फिर वो एफर्ट्स तो बेकार हो जाएंगे। जब लो क्वालिटी की चीज़ें आएंगी तो वहाँ करप्शन होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑथर ने कहा कि इस कैग के ऑडिट से क्या फ़ायदा होगा कि ये करप्शन कम होगा, दूसरा चीज़ जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए वैसा आगे से फ्यूचर के लिए होगा, और इस तरीके की चीज़ें कुछ सुधर के सामने आएंगे। तो वही चीज़ ऑथर ने कहा कि सेफ गार्ड रखना बहुत ज़रूरी है, एंड इफेक्टिव आपको पता लगना चाहिए कि कितना इफेक्टिव कितना आपने किया। मतलब ठीक है आपने खर्चा तो बहुत दिखा दिया, लेकिन इफेक्टिव कितना हुआ वो भी जानना जरूरी है। तो यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही है कि जो भी प्रोक्योरमेंट किया गया है ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ पैंडेमिक एंड ऑल, और जो भी प्रोक्योरमेंट किया गया, खरीदा गया, उसका पूरा ऑडिट कैग को करना चाहिए। नॉर्मल कैग का काम ही है ये, तो उनको करना भी चाहिए ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑथर
सर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं यहाँ पे। तो यू कैन मूव विद मी। IAF शोड कैपेबिलिटी इन लद्दाख स्टैंड ऑफ IAF चीफ। तो यहाँ पे बेसिकली कल 8 अक्टूबर था, 8 अक्टूबर को ये सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे एयरफोर्स डे का, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये देखो, कल का जो इंडियन एक्सप्रेस आया था उसमें मैंने एयरफोर्स डे का बताया था। देखो चीज़ें अपन बता रहे हैं, लेकिन वही है कि आप अगर पढ़ोगे नहीं वेबसाइट पर जा करके तो आपको कैसे पता चलेगी। अब मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, है ना। तो कुछ चीज़ें जो मैं कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ। एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन क्यों होता है? तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। 8 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज एयरफोर्स डे बिकॉज ऑन दिस डे द एयरफोर्स इन इंडिया वॉज ऑफिशियली रेज्ड इन 1932। 32 में एयरफोर्स 8 अक्टूबर को ही रेस की गई थी, ठीक है ना। एंड दैट टाइम इट वाज फॉर्म्ड टू सपोर्ट द एयर फोर्सेज ऑफ रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। उसमें रॉयल एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम की जो थी उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये 1932 8 अक्टूबर को रेस की गई थी। पहला जो ऑपरेशनल स्क्वाड्रन था वो अप्रैल 1933 में आया। 1933 में पहला स्क्वाड्रन बना, ठीक है ना। जब वर्ल्ड वॉर 2 में हमने पार्टिसिपेट किया तो इंडियन की एयरफोर्स उस समय कहलाई थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहलाई, एंड इन द मिड 1940s। और 1950 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बन गया तो फिर उसको हमने ये इंडियन एयरफोर्स कहना शुरू कर दिया। इंडियन एयरफोर्स इज़ नाउ द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है विश्व की। तो बाकी चीज़ें अब आप वेबसाइट में जाकर के पढ़ लेना, मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। टीआरपी क्या है, क्यों इसको मैनिपुलेट किया था? टीआरपी बेसिकली आपका टारगेटेड रेटिंग पॉइंट या टीवी रेटिंग पॉइंट, जो भी आप बोलें, इसको टारगेट रेटिंग पॉइंट कहा जाता है। इट्स अ मेट्रिक यूज्ड बाय द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। ये मेट्रिक है जो कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बनाती हैं, मतलब देखती हैं, यूज़ करती हैं। जैसे देखो, आपकी टीआरपी अगर अच्छी है तो आपको ज़्यादा अच्छे एडवर्टाइजर्स मिलेंगे, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात यह है कि टीआरपी जितनी ज़्यादा रहेगी उतने अच्छे एडवर्टाइजर्स मिलेंगे, उतनी अच्छी मार्केटिंग है, उतना अच्छा आपको लोग देख रहे हैं। व्यूअर कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जो 1 मिनट से ज़्यादा टीवी चला ले वो व्यूअर कहलाता है। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो 1 मिनट से ज़्यादा टीवी चला ले वो व्यूअर कहलाने लगता है। अब देखो, तो ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है वो बारोमीटर लगाती है, इंस्टॉल करती है टेलीविजन में। बारोमीटर याद रखेगा। कैसे पता लगाया जाता है टीआरपी कैसी है? तो वो बारोमीटर नाम की एक चीज़ है जो कि इंस्टॉल की जाती है टेलीविजन में सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स में। जैसे एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 44,000 हाउस होल्ड हैं जहाँ पर कि ये बारोमीटर इंस्टॉल्ड है। उन्हीं के लोगों से ये टीआरपी जज की। आपके और मेरे घर की टीवियों से जज नहीं की जाती, सबके हर बंदे की टीवी से नहीं जज किया जाएगा। ये सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स होते हैं जहाँ पे बारोमीटर लगाया जाता है। उन बारोमीटर के थ्रू उसमें एक ऑडियो वाटर मार्क होता है और उसके थ्रू वो पता करते हैं कि क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, क्या चीज़ें चलाई जा रही हैं। आपको और मुझे नहीं सुनाई देता, लेकिन वो जहाँ जहाँ वो बारोमीटर लगा रहेगा वो लोग ज़रूर इसको जज कर लेंगे, उनके थ्रू ये ज़रूर पता चल जाता है। तो सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स जो होते हैं उनमें ही लगाया जाता है बारोमीटर, मेरे और आपके घर में नहीं लगाया जाता। अब अगर आपसे पूछे कोई कि सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स कैसे होते हैं, कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो एक 2 स्टेज प्रोसेस रहती है बेसिकली। द फर्स्ट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वे। एक सर्वे होता है, एस्टैब्लिशमेंट सर्वे होता है, जहाँ लार्ज स्केल फेस टू फेस सैंपल सर्वे होता है। लगभग 3 लाख हाउस होल्ड्स का सर्वे होता है, उसमें से फिर निकाले जाते हैं, है ना। फिर उनमें बारोमीटर लगाया जाता है, तब इस तरीके से रिक्रूटमेंट सेलेक्ट किया जाता है, इस तरीके से सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। अब हुआ क्या था, किस तरीके से मैनिपुलेट हुआ? मैनिपुलेशन ऐसे हुआ कि जो ये हाउस होल्ड्स थे इनको पैसे दे करके मतलब मैनिपुलेट किया गया। मतलब आप वही चीज़ देखो, अगर आप ये चीज़ें चलाओगे टीवी में तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो मुंबई पुलिस ने एलिज ये किया कि जो हाउस होल्ड सेलेक्ट किए गए थे उनकी लिस्ट जो थी वो हंसा ग्रुप के पास थी। मैंने कॉन्फिडेंशियल डेटा था, ये डेटा कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ बारोमीटर लगा हुआ है। अब आपने उस डेटा को ट्रेड कर दिया इनके साथ, भैया इन घरों में वो लगा है, अगर आप इनको बोल दो कि अपने घरों की टीवी में केवल रिपब्लिक टीवी चलाएं तो केवल रिपब्लिक टीवी चलाएंगे। तो ये दिक्कत थी, यहाँ पे इनको पैसे दे करके उनका मैनिपुलेशन किया गया टीआरपीज़ का। तो ये बेसिकली दिस वॉज द थिंग विच वॉज देयर। अमेरिकन पोएट लुइस ग्लक विंस नोबेल लिटरेचर प्राइज। तो अमेरिकन पोएट है लुइस ग्लक, शी हैज़ वॉन द 2020 नोबेल लिटरेचर प्राइज एंड she is known an unexpected choice known for the themes of childhood and family life। ये theme of childhood and family life के ऊपर लिखती हैं and she draws inspiration from myths and classical motifs। तो Miss Gluck has got this prize। American poet Louise Gluck has won this prize।
एंड शी हैज़ ऑल्सो वन द पुलिट्जर प्राइज इन 1993 में उनको पुलिट्जर प्राइज भी दिया गया था फॉर हर कलेक्शन द वाइल्ड आयरिस। तो वाइल्ड आयरिस के लिए उनको पुलिट्जर प्राइज 1993 में दिया गया था। एंड द नेशनल बुक अवार्ड फॉर द लेटेस्ट कलेक्शन फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट इन 2014 नेशनल अवार्ड भी दिया गया था इन 2014। 1993 में पुलिट्जर प्राइज। तो पुलिट्जर भी याद करना रखना कि लिटरेचर का ही प्राइज है ना, कभी आपसे कोई पूछ ले पुलिट्जर प्राइज किसके लिए दिया जाता है तो लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. अगर आपको पसंद आता है तो इस तरीके से लाइक करते रहिए, है ना। तो और कोई नई चीज़ अगर हम शुरू करेंगे तो आप सबको पता चलेगी बहुत जल्दी। मैं भी प्लान बना रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री, शिखरबंदन के कोर्सेज रहेंगे, लेकिन वो हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, बट दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो प्लीज़ डू टेल मी, है ना। सो दैट इज़ इट. हैव अ नाइस डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू.